हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंजित की पाठशाला में। चलिए दोस्तों, आज मैं बहुत पूर्ण टॉपिक के साथ आया हूँ। ये है दोस्तों, अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, आप इस करियर में अपना जो है कि इस करियर को चुनना चाहते हैं, तो आपको फिर ये बीएड, डीएलएड क्या करना है, फिर आपकी योग्यता क्या है, तो फिर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर अगर आप एक महिला हैं तो आपको फिर कौन सा कोर्स करना चाहिए, या फिर पुरुष हैं तो फिर क्या करना चाहिए। फिर भविष्य में मान लीजिए कि आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेसर, तो आपको इस सब में से कौन सा कोर्स को चूज करना है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती है वो किस में आती है दोस्तों, बीएड में आती है कि डीएलएड में आती है। आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल के बनना चाहते हैं, प्राइमरी के बनना चाहते हैं, तो सभी चीज़ों का निचोड़ में इसी वीडियो में लाया हूँ। एक एक चीज़ को जो है कि दोस्तों हम लोग आसानी से समझेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा सभी को मैं दूर करने का प्रयत्न करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको दो कोर्स जो है कि सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है। एक होता है दोस्तों बीएड और एक होता है डीएलएड। ठीक है दोस्तों, बीएड और डीएलएड में क्या है दोस्तों, बीएड का जो फुल फॉर्म होता है, चल सबसे पहले मैं इसका नाम समझा देता हूँ। बैचलर ऑफ एजुकेशन क्या होता है दोस्तों, ये होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिप्लोमा इन एजुकेशन, क्योंकि ये डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये है कि ऑनर्स पे होता है, या तो इसलिए बैचलर लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात और मायने ये रखता है, अगर आपने इस कोर्स को किया, मान लीजिए आपने नौकरी भी प्राप्त कर ली, फिर जाके आपको पता चला कि जॉब करने के बाद भी बहुत सारों को निकाल दिया गया क्योंकि उनका डिग्री फर्जी निकल जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज या कॉलेज हैं जो आपको बहुत कम दाम में डिग्री ऑफर करते हैं कि आइए आप हमारे यहाँ से कीजिए। तो दोस्तों, उस समय आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, चाहे आप भारत के किसी भी कोने से कर रहे हो, चाहे सरकारी से कर रहे हो या फिर प्राइवेट से कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, ये जो होता है एनसीटीई, ये जो होता है एनसीटीई, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका ये जो है कि एक तरह से भारत सरकार का संस्था है, जो कि ये जो है कि कॉलेज को मान्यता देता है कि हाँ आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये टीचिंग से रिलेटेड जो है कि मान्यता देता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे आपको पहले ध्यान में यही रखना है कि अगर आप चूज करना चाह रहे हैं तो आप पहले अपना दिमाग लगाइए, अपना फिर बड़ों से पूछिए, फिर अपना पता लगाइए, गूगल से पूछिए, किसी भी तरह से पता कीजिए कि आपका वो यूनिवर्सिटी, वो आपका कॉलेज सही है, तभी आप जाके उसमें एडमिशन लीजिए। ठीक है दोस्तों, वैसे प्रायोरिटी में तो अपना राज्य ही देना चाहिए, आप अगर जिस राज्य से हो उस राज्य से करना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट में, एक एक चीज़ों को हम लोग समझे। चलिए दोस्तों, हम लोग योग्यता पर आ जाते हैं। सबसे पहले योग्यता जरूरी है कि आप इस कोर्स को करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए दोस्तों। अगर आप बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो 50% के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और आपकी योग्यता क्या है दोस्तों, ये देखिए, इसमें इसको डीएलएड को करना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों, वो आपको 50% के साथ 12th होना चाहिए, चाहे आप वो साइंस से हो या आर्ट्स से हो, इसमें मायने नहीं रखता है। जहाँ आप इसमें भी है, आप जिससे ऑनर्स करेंगे आपका वही जाके भविष्य में आप क्या करेंगे, उससे उसके टीचर बनेंगे आप। समझे दोस्तों, योग्यता में कुछ ज्यादा नहीं है, योग्यता इसका क्लियर है कि आपको 50% के साथ ये होना चाहिए, 50% के साथ 12th होना चाहिए। बहुत सारे राज्यों में कुछ कुछ छूट है दोस्तों, जो कि महिलाओं के लिए शायद 45 या 47% है बीएड में, और फिर उसमें कुछ कुछ अलग है। ये आपको पता करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जब भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आता है तभी ही उस चीज को दर्शा दिया जाता है, कभी ज्यादा कर दिया जाता है कभी कम, पर ये समझिए 50% के आसपास रहता है। और नेक्स्ट देखते हैं एडमिशन। दोस्तों, आपको एडमिशन कैसे लेना है इस कोर्स में, सबसे पहले इस चीजों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। एडमिशन क्या है दोस्तों, एक एग्जाम होता है एंट्रेंस, ये जो एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस, इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। इसमें भी जो है कि दोस्तों एंट्रेंस होता है, मैं खास कर कर बिहार का बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एंट्रेंस होता है, क्योंकि आप चाहे प्राइवेट से करें या सरकारी से करें, आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। बहुत सारे राज्यों का अपना टीईटी एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, यूपी में होता है, फिर बहुत सारे जगह होता है। तो फिर क्या है, आप चाहे बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, बहुत जगह एंट्रेंस एग्जाम होता है, बहुत जगह नहीं होता, जैसे हरियाणा में नहीं होता है, एमपी में भी शायद नहीं होता है, और पर यूपी में होता है, मैं ये जानता हूँ। तो आपको क्या है कि एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा दोनों में। और ड्यूरेशन, जो ये कोर्स करेंगे, अगर आप बीएड करते हैं दोस्तों, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा 2 इयर्स का रहेगा।
इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2 ईयर्स का। ठीक है दोस्तों, इसका भी ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2 ईयर्स का रहेगा। डीएलएड का भी ड्यूरेशन 2 ईयर्स का रहने वाला है दोस्तों। समझ रहे हैं इस मेरी बात को। अगर आप एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, और आपको बहुत सारा गवर्नमेंट के थ्रू जो है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है इस एग्जाम में। देखिए फीस फीस पर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, फीस के लिए जो है कि आप कोई भी कोर्स को मत छोड़िएगा। मान लीजिए कि आपकी इच्छा है कि आप भविष्य में हाई स्कूल के टीचर बने, लेकिन आप फीस के चलते जो है कि आप मान लीजिए डीएलएड कर लिए या फिर जो है कि दूसरा चीज़ नहीं किए, तो फीस के चलते अगर कुछ छूट रहा है, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं होता है दोस्तों दोनों के कोर्स में, 20,000 10,000 ये भी अंतर रहता है। तो फीस जो इसका कम ही रहता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रहता है, एकदम बीटेक के बराबर इस तरह से। तो आप फीस के चलते अपना कोर्स को मत छोड़िएगा। जैसे कि मैं बिहार का बात बता दूं, तो एक तरह से जो बिहार गवर्नमेंट के थ्रू ये फिक्स है, इसका 1.5 लाख रुपया रहता है दोस्तों। इसका कितना रहता है, 1.5 लाख रुपया के आसपास फीस रहता है। ये बढ़कर अच्छे कॉलेज में आप बहुत गए तो 81 तक भी पहुंच जाता है। उस तरह से बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप यूपी से करते हैं, यूपी यूपी से आपको जो है ना 50 60 70 इसी तक में जो है कि आपका हो जाता है। आप अगर हरियाणा में करते हैं दोस्तों, हरियाणा में भी करते हैं तो यही आपका क्या है, ये भी 50 60 70 तक में जो है कि आपका बीएड का डिग्री कुरुक्षेत्र सबसे हो जाता है। फिर आप अगर एमपी से भी करते हैं तो आपका भी यही सब फीस रहता है। ठीक है दोस्तों, अब फिर मैं बिहार से बात करता हूँ। बिहार में डीएलएड का फीस जो है कि अगर गवर्नमेंट के थ्रू तय किया गया है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, 1.2 लाख। ये इसका गवर्नमेंट के थ्रू, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं डीएलएड वाले भी। ये बिहार का मैंने बताया। और अगर मैं बात करूं अदर स्टेट का, यही फीस जो है कि इसका यहाँ भी 5-10 का अंतर रहता है। होता क्या है दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कि यहाँ के हैं या फिर बाहरी हैं, तो आप जिस कंसल्टेंट ऑफिस या किसी भैया के थ्रू जो एडमिशन कराते हैं, तो होता क्या है, वो लोग अपना कुछ परसेंटेज जो है कि मार उड़ के रख लेते हैं, जिससे कि आपका फीस यही लाख रुपया 90,000 80 के आसपास पहुंच जाता है। समझ लीजिए, सिंपल सी बात है। और मेरा यही कहना है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं बड़े कोर्स के लिए, तो आप, मेरा यही कहना है दोस्तों, अगर आप एलिजिबल है बीएड के लिए, अगर फीस के लिए आप डीएलएड में जाना चाहते हैं, तो एक बार जरूर सोच लीजिएगा। क्योंकि अगर आप बीएड कर लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा मिलेंगे, सॉरी नंबर ऑफ वैकेंसीज मिले ना मिले, पर जो है कि इसमें आपको ज़्यादा जो है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगा आप आगे बढ़ने का। आप प्रोफेसर तक बन सकते हैं इसमें। पर डीएलएड में जो है कि वो फैसिलिटी नहीं होते हैं, आप ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जॉब्स, देखिए जॉब्स का जो बात है दोस्तों, इसके आगे मैं भी बताऊंगा कि आपको किस क्लास में जॉब मिलेगा बीएड करने पे डीएलएड करने पे। सबसे पहले आपको जान लीजिए ये कोर्स करने पे आपको जॉब कहाँ मिलते हैं, चाहे आप बीएड करें या डीएलएड करें। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप बीएड करते हैं, बीपीएससी टीआरई में मौका मिल जाएगा आपको। जो अभी देखिए भारत जो है ना, जॉब देने के लिए जो है कि अभी भारत में बिहार राज्य को सबसे ज्यादा जाना जा रहा है। वो समझ लीजिए कि पालनहार बन गया है सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए। वैसे विद्यार्थी जो हताश हो चुके थे, बीएड कर लिए थे, डीएलएड कर लिए थे, बहुत सारे टीईटी एग्जाम पास करके बैठे हुए थे, लेकिन उनको एक मौका नहीं मिल पा रहा था कि मतलब कहाँ जाएं, क्या करें, मजबूरी में कोई से कोई प्राइवेट जॉब या कुछ भी कर रहे थे। लेकिन बीपीएससी आया, बीपीएससी टीआरई आया, और जो है कि सभी को एक मौका दिया कि अगर आप में क्षमता है तो आप आइए हमारे राज्य में और अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए। और अच्छा हुआ भी, बहुत सारे विद्यालयों में अच्छे अच्छे शिक्षक आए। उदाहरण के तौर पे मैं अपने ही विद्यालय का बात बता रहा हूँ। हमारे विद्यालय में भी एक यूपी के उमेश सर हैं, वो बहुत अच्छे टीचर हैं, हिंदी के हैं। और एक तरह से माना जाए तो साहित्यिक ज्ञान बहुत है उनके पास, साहित्य ज्ञान। और बच्चों को भी जब पढ़ाते हैं तो एकदम जो उनका लय होता है, एक लय में पढ़ाते हैं, साहित्य की तरह एकदम। कभी कभी तो गाना गा के पढ़ाते हैं। अगर वो वर्णमाला भी पढ़ाएंगे तो उनमें भी उनका एक स्वर होता है, एक गाना के साथ पढ़ाते हैं, और बच्चे भी बहुत आनंद के साथ सीखते हैं और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। उसी तरह मैंने बहुतों को भी देखा, जो है कि यूपी में, यूपी का ही एक शिक्षक थे। ट्रेनिंग में मैं जब गया था, तो वो साइंस के टीचर थे, और हम लोग बैठे हुए थे जब ट्रेनिंग में प्रोजेक्ट कुछ देना था उनको। तो फिर जब आए, इतना अच्छा उन्होंने जो है कि प्रोजेक्ट दिया, लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे थे, और बहुत ही अच्छा सुंदर प्रस्तुति दिखाया एक 5 मिनट में ही, कि आप कोई ना जानने वाले को भी वो सिखा दे, ऐसे इस तरीके से उन्होंने पढ़ाया था। तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि चलो अब बहुत ज़्यादा प्रगति होगा, अच्छा चीज़ होगा। तो देख के मुझे खुशी हुई इस चीज़ को। मैं आप इस चीज़ को ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि इस चीज़ का विरोध भी करते हैं कि
बाहरियों को ज़्यादा मौका दे दिया, बाहरियों को ज़्यादा मौका दे दिया। पर मौका एक वो जनरल सीट पे ही है, पर यही सरकार को सोचना चाहिए था थोड़ा सा कि जनरल सीट में भी कुछ सीट भी लिमिट करना चाहिए था, ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए था पूरा का पूरा जनरल सीट को। तो दोनों चीज़ें सही है अपने जगह पे, ठीक है दोस्तों, उसमें हमें नहीं उलझना है। आपको जो जॉब्स मिलेगी ज़्यादातर ये बीपीएससी टीआरई में मिलेगा। बीएड करने के बाद नवोदय में जा सकते हैं आप, केंद्रीय विद्यालय में जा सकते हैं, आपको एएमआरएस जा सकते हैं। ये एकलव्य विद्यालय वाला एग्जाम होता है दोस्तों, हाल में ही हुआ है ये भी एग्जाम। जब प्राइवेट स्कूल में तो जा ही सकते हैं, और फिर क्या है अदर्स में भी जा सकते हैं। अदर्स बहुत सारे जॉब है जो कि मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया हूँ। अगर आप डीएलएड करते हैं तो भी आप बीपीएससी में भी जा सकते हैं, फिर नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, ईएमआरएस, प्राइवेट स्कूल, अदर्स में भी जा सकते हैं। ईएमआरएस का शायद मुझे उतना नहीं पता है, नहीं जा सकते हैं, पर डीएलएड में भी आप बहुत सारे जॉब में जा सकते हैं। बीपीएससी में कहाँ जाएंगे इसका आगे मैं चर्चा करूंगा। देखिए देखिए, अगर आपने बीएड किया है, देखिए, तो आप प्राइमरी के टीचर बनेंगे, लेकिन आप क्या है उच्च जो है होता है उच्च प्राइमरी, उच्च प्राथमिक बोलते हैं उसको, 6 to 8, यहाँ से आप अपना जॉब का शुरुआत करेंगे, यहाँ से, ठीक है दोस्तों। यहाँ से जॉब का शुरुआत करेंगे, फिर आप हाई स्कूल में चले जाएंगे, फिर 11th-12th में चले जाएंगे, फिर आफ्टर एमएड, यही मैं बात कर रहा था यहाँ पर। बीएड के बाद अगर आपने एमएड कोर्स किया है तो आप क्या है जाके भविष्य में प्रोफेसर भी बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ 1 to 5 इसलिए नहीं है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 2023 में ही आया था शायद, कि इस चीज़ों को जो है कि बीएड वाले को प्राइमरी से बाहर कराया जाए, क्योंकि उनका जो पढ़ाई होता है वो पेडागोजी या फिर जो भी है पढ़ाने का तरीका जो होता है सिखाया जाता है, वो इनका अलग है, उनका अलग है, वो बच्चे के लिए जो सही है, परफेक्ट है। तो इसलिए उनको डीएलएड वाले को इसमें 1 to 5 में और 6 to 8 में भी डीएलएड वाले जाएंगे। कैसे जाएंगे दोस्तों, वो उन्होंने अगर 6 to 8 ऑनर्स भी कर लिया हो, 6 to 8 में जाने के लिए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त कर ली हो, और साथ ही साथ सीटेट का पेपर 2 भी प्राप्त कर लिया हो। इसमें भी जो है कि दोस्तों 6 to 8 में जाने के लिए बीएड वाले को भी क्या करना पड़ेगा, सीटेट, यहाँ पे भी सीटेट का पेपर 2 जो है कि पास करना होगा। यहाँ पे भी प्राइमरी वाले को सीटेट का पेपर 2 पास करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सीटेट का पेपर 1 पास करना पड़ेगा। मैं बीपीएससी का यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसमें के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेट देना पड़ेगा, स्टेट का 1 पेपर, इसका फिर स्टेट का पेपर 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से एलिजिबिलिटी होती है। तो अब देखा जाए तो वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज किस में रहती है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो जॉब्स आती है दोस्तों ये डीएलएड में आता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, डीएलएड में आता है। यहाँ पे मैं एक चर्चा करने वाला हूँ। डीएलएड में क्या होता है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा रहता है। कैसे ज्यादा रहता है, देखिए अभी तो 1.5 लाख 2 लाख वैकेंसी आ रही है एक साथ में बीपीएससी में। तो अभी क्या है कि अभी देखिएगा 50,000, 38,000, 40,000 सीधे वैकेंसी प्राइमरी के लिए रहता है, और इसमें भी रहता है लेकिन उस तरीके से नहीं रहता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज का बात होता है। बीएड में आप एक प्रॉपर सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे। अब जैसे कि हिंदी के ही टीचर बने, 1.5 लाख वैकेंसी है, मान लीजिए कि 1.5 लाख वैकेंसी है, तो आपके लिए 2,000 3,000 बस इस प्रकार से सीट रहेगी। वो भी कब, जब 1.5 लाख वैकेंसी है तब। अगर आपके वैकेंसी टोटल से 4-5 हजार आया तो समझिए कि उस समय आपका वैकेंसी 10 20 30 40 हो जाएगा। इस प्रकार से रहेगा, 100 में सिमट जाइएगा। उस समय यहाँ पर डीएलएड बहुत फायदा करता है। यहाँ पे इनको सीधे 5,000 10,000 20,000 50,000 सीट इनको मिलता है, तो वहाँ पे फायदा है उनको करने में, ठीक है दोस्तों। आगे मैं भी ये बताऊंगा कि फिर महिलाओं को क्या करना चाहिए अगर बीएड और डीएलएड में किसी एक को चुनना हो। तो यही है चीजें दोस्तों, आप बीएड करेंगे तो इस सब में जॉब मिलेगा, और डीएलएड करेंगे तो इन सब चीजों में जॉब मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सैलरी, दोस्तों सारा खेल ही सैलरी का है, सैलरी के लिए ही मेहनत करते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे तो शिक्षा क्या है कि एक सेवा के तौर पे देखा जाता है, इनमें सैलरी की ज़्यादा ज़्यादा जो है कि लालसा नहीं रखनी चाहिए, इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हालांकि सैलरी आजकल के युवा जो आ रहे हैं उनके लिए सैलरी जो है कि 40-50 हज़ार भी कम पड़ रहा है जॉब में। हालांकि ये सेवा है, आप एक सेवा के तौर पे आएंगे, इसमें नाम भी लिखा रहता है, उसका जो भी बीपीएससी में आए या फिर जिसमें आए वो एक उसमें भी नाम में लिखा हुआ रहता है, सेवा के लिए आप आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सैलरी का बात कर लूँ मैं दोस्तों, इसमें अगर आप 6 to 8 में जाते हैं, 6 to 8 में जाए या फिर हाई स्कूल में जाए, फिर या फिर उच्च माध्यमिक में जाए, फिर या फिर
प्रोफेसर बने तो इनका एक बेसिक जो होता है, तो इसका जो बेसिक बीपीएससी में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं अगर बीपीएससी में बात करूं तो इसका बेसिक जो होता है 28,000 के आसपास होता है दोस्तों, इसका 31,000 के आसपास होता है। और इसका जो है कि सैलरी 32 बेसिक होता है। यही फिर जोड़ जाड़ के जो है कि दोस्तों 28,000 है तो आपका ये 38-40,000 के आसपास बनता है। इसमें भी है कि 42-43-44,000 के पास बनता है। इसका भी 44-45,000 के आसपास बनता है। किसका? ये 11-12 का। फिर इस सैलरी में बात करूं बेसिक बीपीएससी में ही 1 to 5 में अगर आप जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 25K। मैं बीपीएससी का ही इसलिए बात कर रहा हूँ, किसी और में वैकेंसी आ ही नहीं रहा है तो क्या बात करूं मैं। फिर अगर आप 6 to 8 में जाते हैं तो वही सैलरी इसमें 28K बेसिक रहता है। इसका जो है कि टोटल अगर बनता है तो वही 35K के आसपास, 35,000 के आसपास बनता है इन हैंड सैलरी के आसपास में। यही चीज अगर आप हाई स्कूल 9-10 में हाई स्कूल में चले जाएंगे तो यूपी में आपको जो है कि लगभग 70,000 के आसपास मिल जाएगा। यूपी में कितना है? 70 के आसपास मिल जाएगा। इसमें भी जो है कि वही 80 के आसपास मिलता है हाई स्कूल सब में। तो सैलरी का अंतर है दोस्तों। पहले क्या है कि यहाँ पे जब नियोजन इकाई द्वारा होता था तो उस समय पे क्या है कि अ, बस 22,000 25,000 पे सैलरी स्टार्टिंग होता था। फिर बाद में जो है कि एग्जाम पैटर्न लाया गया तो फिर इसमें भी सैलरी में भी बदलाव किया गया। जो भी थे उस समय पे सरकार थी, नीतीश कुमार और राजद की सरकार थी उस समय पे, और के पाठक अपर मुख्य सचिव थे उस समय पे। तो कुछ अच्छा चीज किए, बदलाव किए और अभी सैलरी थोड़ा सा बढ़ा। फिर ये अगर 8वां वेतन आयोग आए या फिर जो आए तो फिर ये बढ़ते रहेगा। ठीक है दोस्तों। लाइफ में सबसे जरूरी क्या है ना दोस्तों, कि सबसे पहले अगर आप एक बेरोजगार हैं तो ये माथे पे जो टैग लगा हुआ रहता है कि आप जो है कि आप एक अनएम्प्लॉय है, तो फिर आप जो है कि आप उसको हटाना चाहते हैं। सैलरी अगर सरकारी क्या है कि लोग 5,000 का भी करना चाहते हैं, क्योंकि एक टैग लगता है कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। सबसे बड़ा चीज यही है, आपको एक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। लोग संविदा जॉब के लिए मरते हैं यहाँ पे, ये तो फिर भी राज्यकर्मी का जॉब है। ठीक है दोस्तों। 8 में आपको क्या करना चाहिए? अंतिम में मैंने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप जिस सिचुएशन में खड़े हैं ना उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, मैं इस पे चर्चा करूंगा। देखिए, नीचे से मैं चलता हूँ। आफ्टर 12th, अगर आपने अभी 12th कर लिया है, ठीक है दोस्तों, आपने मान लीजिए कि अभी 12th किया है और आपकी इच्छा है कि मैं जॉब में जाऊं। अभी जो बीपीएससी टीआरई 1 एग्जाम हुआ या टीआरई 2 थी या टीआरई 3 भी, उसमें आप हम लोग देखें क्या कि बहुत ही कम एज की लड़कियां जो है कि इसमें महिला शिक्षिका बन के आई, और उनमें जो है कि एक अलग ही रुचि है पढ़ाने का, इस तरह का। तो क्योंकि वो अभी तुरंत जो है कि पढ़ाई के ड्यूरेशन में ही थे, 12th किया तुरंत, फिर हो सकता है उन्होंने डीएलएड में एडमिशन ले लिया होगा, उसके बाद जो है कि सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 पास किया, अभी वो जॉब में आ गए। तो एक एज में भी जॉब लग जाना ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। एक समाज आपको इज्जत की नजर से देखता है। कभी कभी क्या होता है, आपको जॉब लगा, 40-50 साल हो गया फिर जॉब लगा, तो फिर उसका बहुत कोई मायने नहीं रह सकता है। ना ही आप अपने परिवार को सही तरीका से देख पाए, ना ही जो है कि आप अपना जो गुणवत्ता है बच्चों में दे पाए। तो एक एज में भी जॉब लगना बहुत जरूरी है। उसके बाद निर्भर करता है, जैसे कहा जाता है ना कि किस उम्र तक पढ़ा जाए, ये आपकी जो है कि हालात तय करते हैं। किस उम्र तक किताबों के पन्ने उल्टाया जाए, ये आपके हालात तय करते हैं। तो उस समय भी अगर आप 12th किए हैं, आपके पास क्षमता है, आप तुरंत एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, गवर्नमेंट वाले में चले जाइए, अच्छा तेज है तो देखिए बहुत कम फीस में आपका हो जाता है एडमिशन, और आप पूरा कीजिए कोर्स और वैकेंसी का इंतजार कीजिए और निकाल डालिए उसको। तो मैंने जैसा बताया कि एज पे भी निर्भर करता है कि आपको जो है कि किस सिचुएशन में है, आपको क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी रहता है मेल या फीमेल, ये मैं अपने तरीके के लिए बता रहा हूँ, अपने स्तर से बता रहा हूँ दोस्तों। मेरे नज़र में एक फीमेल का उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए कि अगर आप एक फीमेल हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि मुझे कुछ ना कुछ जॉब जल्दी से लेना पड़ेगा, मुझे घर का सिचुएशन देखना है, संभालना है। इस सिचुएशन में अगर आप ये सोच रहे हैं, एक तरफ बीएड है और एक तरफ डीएलएड है, तो किसको करना चाहिए? दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, अगर आप 12th पास हैं तो बीएड ही करना चाहिए। लेकिन उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, कहीं भी जॉब में देखिएगा नंबर ऑफ वैकेंसी जो होती है दोस्तों डीएलएड में ज़्यादा होता है। डीएलएड कोर्स जब करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा, डीएलएड में क्या है, अगर आपको हाई स्कूल में 50,000 रहेगा तो उधर जो है कि 80-90,000 1 लाख भी रहेगा। इस तरह से सीटें रहती है। और क्या है दोस्तों,
महिला के तौर पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्राइमरी स्कूल में खास करके बीपीएससी में क्या है दोस्तों, प्राइमरी में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलता है, समझ लीजिए दोस्तों। और आपको हाई स्कूल में क्या है, यानी अगर आप बीएड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, मात्र 35% का आरक्षण मिलता है। उस समय दोस्तों महिला होके उसके बाद डीएलएड करना समझिए कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे बन जाता है। आप महिला हैं और डीएलएड भी किए हैं और सीट भी 50,000 है, अरे निकाल डालो। 38-40 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, टीआरई 1 में। तो उस समय महिलाओं को बहुत फायदा मिला क्योंकि बीएड बाहर हो गए उससे, सारा 70,000 से 80,000 सीट जो है किनको मिल गया दोस्तों, इनको मिल गया प्राइमरी वाले को, उसमें से 50% महिलाओं को आरक्षण मिल गया, बस महिला विकास वहीं पे हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर आप महिला हैं और ये सोच में है कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट कोर्स रहेगा, आपको नहीं ज़्यादा सोच है, नहीं उम्मीद है, हाई स्कूल नहीं जाएंगे हम, फिलहाल एक प्रायोरिटी मेरा ये है कि जॉब लेना, तो आप उस समय पे डीएलएड की तरफ चले जाइए क्योंकि प्राइमरी में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा रहेंगी और आप इधर आप 1,000 2,000 सीट के लिए लड़िएगा, वहाँ सीधा 50,000 60,000 सीट के लिए लड़िएगा। अब बताइए, ऊपर से 50% आरक्षण रहेगा, तो काहे ने लोग जाएगा डीएलएड की तरफ, जाएगा ना दोस्तों। पर मैं आपको ये भी बता दूं, डीएलएड कोर्स जो है कि 2030 के बाद ये जो है कि खत्म होने वाला है एक तरह से, क्योंकि 12th के बाद ही ये जो 4 साल का बीएड 5 साल का बीएड आएगा, उसी में इंटीग्रेटेड बीएड जिसको बोलते हैं, उसी में अब बीएड होने वाला है उस प्रकार से। लेकिन अभी जो भी कोर्स कर लेंगे, चाहे डीएलएड हो या बीएड हो, उनका वो वैलिड रहेगा हमेशा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप मेल टीचर हैं और आप यही चीज को उल्टा कर लीजिए, क्योंकि आपको 50% आरक्षण मिलेगा नहीं उसमें, ठीक है दोस्तों। प्राइमरी में आपके लिए आपके पास मौका है आगे पढ़ने का, तो आप जरूर कोशिश कीजिए, ऑनर्स कीजिए, पीजी कीजिए, बीएड किए हुए हैं तो फिर आप हाई स्कूल में चले जाइए, वो ज़्यादा मौका मिलेगा। आपको मन है भविष्य में जाकर प्रोफेसर बनना है तो आपको बन जाए। महिलाओं को मैं पीछे नहीं छोड़ रहा हूँ, वो भी चाहते हैं तो कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जल्दी जॉब लेने का, जल्दी जॉब कौन दिलाएगा, तो आपको डीएलएड दिलाएगा, क्योंकि डीएलएड 12th लेवल पे ही होता है और ऑनर्स इधर इधर ऑनर्स करने में 4 साल 5 साल बीत जाएगा आपको, तो कभी कभी 7-7 साल लग जाता है। भागलपुर सबसे केरल जे या कहीं ये बीएनएमयू सब जो है बहुत तो साल पहले लगा था, अभी का मुझे उतना जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि कुछ जानकारी अगर रह गई है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको देखूंगा और उसको जो है कि डील करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मतलब जो है कि एक सही तरीके से प्रॉपर वे में, एक जो सही डायरेक्शन होता है ना उसमें कीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन से नहीं चलेंगे तो क्या होगा, आधे रास्ते पे चलेंगे फिर उतर जाएंगे, फिर इधर आधे रास्ते पे चलेंगे उतर जाएंगे। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ दोस्तों, मैंने जो है कि हरियाणा से जो है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएड किया है। उसमें क्या है दोस्तों, बहुत सारे जो मेरे दोस्त थे, बहुत टाइट एग्जाम होता है हरियाणा में, बहुत टाइट। अगर आप ये मुड़का उड़का हिला दीजिएगा तो उस पे पता नहीं वो लाल कलम चला देते हैं, केस तेस हो जाता है, बहुत चीज होता है, एफआईआर हो जाता है। तो कोई हिलाता ही नहीं था वैसे मुड़का जल्दी, क्योंकि डर था। जब रिजल्ट आया ना दोस्तों, मैंने पीडीएफ में रिजल्ट देखा कि 90% उसमें बच्चे फेल थे और लकीली हम लोग पास थे। और क्योंकि मैं इग्नू का स्टूडेंट रहा हूँ तो इग्नू में बहुत लिखना पड़ता है, अच्छे से लिखना पड़ता है। तो मैंने ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी से, पूर्णिया कॉलेज से, इग्नू से किया था। यहाँ पे भी बहुत टाइट एग्जाम होता, तो मुझे आदत था कि टाइट एग्जाम ही देने का, तो मेरे लिए तो ज़्यादा चीज़ नहीं रहा, पर मेरे बहुत सारे दोस्त रह गए और वो मुझसे पूछते भी थे कि अरे मतलब जो है कि तुम पढ़ता लिखता नहीं है, अरे कैसे कर लिया, अरे कैसे पास हो गया। और यकीन मानिए दोस्तों, मैंने डिग्री प्राप्त की और जो है कि स्टेट सब भी पास कर लिया, क्योंकि स्टेट में उस समय वो ही डिग्री चाहिए था बीएड का, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सारे रह गए, तो जो है कि वो नहीं आ पाए मेरे साथ। और मुझे जॉब लग गया टीआरई 2 में, टीआरई 1 में तो लिया ही नहीं गया हम लोग को, टीआरई 2 में जॉब लग गया। तो फिर मैं गया उस दोस्त से मिलने के लिए, वो तब भी हमको आज भी बोल रहे हैं कि अरे तुम नहीं बताया हमको कैसे लिखना है, लिखना है। तो हम उसको क्या बताएंगे कैसे लिखना है, ये चीज़ें तो खुद पे निर्भर करती है कि आप अच्छे से लिखिए। बीएड में भी जो है कि दोस्तों नंबर बहुत मायने रखता है, मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा था क्योंकि ऑनर्स में जो है, सॉरी बीएड में अगर आप अच्छे नंबर लाएंगे तो कल, अभी हो सकता है एग्जाम पे हो रहा है, आप चाहे बिहार के हो या कहीं के हो, अभी एग्जाम पे हो रहा है, कल को हो सकता है कि फिर नियोजन इकाई आ जाए और नियोजन इकाई ही आपका बहाली करने लगे, तभी तो आपका नंबर फिर परसेंटेज पे होगा। आप बाहर से करते हैं तो आपको बहुत कम परसेंटेज मिलता है, खास करके कुरुक्षेत्र में। हमेशा कुरुक्षेत्र में उन छात्रों को जाने से बचना चाहिए जो थोड़े कमजोर हैं, वो फेल हो जाएंगे, मुझे लगता है 100%।
वो फेल हो जाते हैं। कितना तो 4-4 बार 5-5 बार एग्जाम दे रहे हैं और वो पास नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतना हार्ड एग्जाम होता है और एकदम कई तरीके से आपका एग्जाम होता है। आपका वाइवा होता है, एकदम सामने में बैठा के एकदम आपसे क्वेश्चन, आपको कंप्यूटर चलाने बोलेगा। हर एक चीज मैं करके आया हूँ। तो फिर मैंने देखा कि बहुत हार्ड है, और जब भी मुझसे कोई सजेशन लेते हैं ना, मैं उनको एक ही बात बोलता, अगर भाई तुम तेज हो तभी जाओ हरियाणा, कुरुक्षेत्र, नहीं तो तुम्हारा भट्टी बैठ जाएगा। तुम फिर क्या करोगे? आधे कोर्स में जाकर उसको छोड़ के आओगे, पास ही नहीं कर पाओगे। ऐसा ऐसा टेंशन है। फिर आप अदर स्टेट में, फिर एमपी सब में मैं देखता हूँ ठीक ठाक हाल चाल है, मुझे उतना उसका पता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दें।